एक जवान औरत डॉक्टर जिसकी जिंदगी पूरी तरह से काम और जिम्मेदारी में बसी थी, और एक फकीर जिसे शहर के लोग सिर्फ गरीब और साधारण समझते थे। लेकिन जब यह दो अलग दुनियाओं के लोग एक दूसरे से मिले तो जो हुआ उसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे एक साधारण फकीर ने डॉक्टर के दिल को छू लिया और कैसे उसने उसका साथ दिया, जिसे सुनकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी? वीडियो के आखिर तक देखें, क्योंकि हर मोड़ पर छुपा है एक ऐसा रहस्य जो बदल देगा इन दोनों की जिंदगी का पूरा रास्ता। यह पूरी घटना मध्य प्रदेश के शहर देवीपुर में हुई। इसी शहर में डॉक्टर तारा वर्मा रहती थीं। वह दिल की बीमारियों की माहिर थीं और पूरे शहर में उनकी पहचान केवल एक सक्षम डॉक्टर के तौर पर नहीं, बल्कि उनकी नरम दिली और करुणा के लिए भी थी। तारा के पति माधव वर्मा 2 साल पहले एक पारिवारिक हादसे में गुजर गए थे। उनकी मौत के बाद तारा ने अपने दर्द को दिल में छुपा लिया और खुद को पूरी तरह इबादत और सेवा में लगा दिया। रोज सुबह वह शंकर मंदिर जाती, वही पुराना मंदिर जो शहर के बीचों बीच था और जहां भक्तों की भीड़ सुबह शाम हमेशा लगी रहती थी। मंदिर के दरवाजे पर हमेशा एक भिखारी बैठा रहता था। उसका चेहरा गंदगी से भरा, कपड़े फटे और आंखों में वर्षों का दर्द समाया हुआ था। वह हर गुजरते इंसान से कुछ न कुछ मांगता, लेकिन उसकी नजरें हमेशा मंदिर के अंदर की ओर जमी रहती, जैसे किसी का इंतजार हो। हर रोज तारा पूजा करने के बाद फकीर को कुछ पैसे देती। भिखारी कुछ नहीं बोलता, बस हाथ जोड़कर सिर झुकाता। तारा, जो आमतौर पर कम ही बातचीत करती थीं, उसे हल्की मुस्कान देती और फिर अपनी गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए रवाना हो जाती। बाहरी दुनिया में तारा की जिंदगी परिपूर्ण लगती थी, बड़ा अस्पताल, सम्मान और समाज में प्रतिष्ठा। लेकिन उनके दिल के अंदर का दर्द, माधव की याद और उनकी अनुपस्थिति का खालीपन सिर्फ वही जानती थीं। यही गम वह हर रोज मंदिर की सीढ़ियों पर भगवान के सामने छोड़कर आती थीं। और उसी दिन जब गहरे बादल छाए और हल्की बारिश शुरू हुई, पूजा के बाद तारा ने फकीर को पैसे देने के लिए हाथ बढ़ाया। पर पहली बार फकीर ने अपनी आवाज निकाली और सब कुछ बदल गया। उस फकीर के लफ्ज सीधे दिल को छू गए। उसने धीरे से कहा, मैडम जी, आप मुझसे निकाह कर लीजिए। यह सुनकर तारा के कदम ठिठक गए। उन्होंने ध्यान से फकीर को देखा। उसके चेहरे पर न तो मजाक का कोई रंग था और न ही पागलपन का। यह कैसी बात थी? क्या वह सचमुच दीवाना था या फिर किसी गहरी मजबूरी का इजहार कर रहा था? तारा ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, तुम भी ना कैसी कैसी बातें कर लेते हो। ये लो पैसे, बारिश से बचकर बैठो। लेकिन इस बार फकीर ने पैसे लेने से साफ इनकार कर दिया। उसने कुछ न कहा, बस गहरी नजर से उनकी आंखों में देखा और सिर झुका लिया। अस्पताल पहुंचने के बाद भी पूरा दिन तारा का मन उसी बात में उलझा रहा। वह सोचती रही, यह साधारण भिखारी आखिर है कौन? उसकी आंखों में ऐसा क्या है जो उन्हें बार बार माधव की याद दिला देता है? रात को घर लौटकर उन्होंने खुद को समझाया, शायद मैं ही बेवजह सोच रही हूँ। आखिरकार वह तो बस एक फकीर है। लेकिन अगले दिन जब तारा ने उसे फिर से पैसे देने चाहे, उसने हाथ जोड़कर मना कर दिया और धीमे स्वर में कहा, मैडम जी, मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ। यह सुनकर तारा को गुस्सा आ गया। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, देखो, मैं मदद करती हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम मनमानी बातें करने लगो। अपनी हद में रहो। फिर भी भिखारी ने नजरें नहीं झुकाईं। उसने शांत स्वर में कहा, मुझे मालूम है आपको लगता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन मेरी एक बात सुन लीजिए। मैं आपके लिए वो कर सकता हूँ जो शायद कोई और न कर पाए। उसकी बातों में इतना यकीन और भरोसा था कि एक पल को तारा भी चौंक गई। हमेशा चुप रहने वाला फकीर आज इतने आत्मविश्वास से क्यों बोल रहा था? उन्होंने नरमी से पूछा, अच्छा बताओ तो, तुम कर क्या सकते हो? फकीर ने धीमी आवाज में राज खोला, इस शहर में एक बड़ा नशे का गिरोह सक्रिय है। मैं उनके बारे में आपको जानकारी दे सकता हूँ। यह सुनकर तारा को यकीन ही नहीं हुआ। एक फकीर और ऐसी गंभीर खबर। उन्हें पहले तो यह किसी मजाक जैसा लगा, मगर डॉक्टर होने की वजह से उन्होंने फौरन बात को खारिज नहीं किया। उन्होंने सोचा, अगर इसमें सच्चाई है तो पुलिस को बताया जा सकता है। जब उन्होंने तफसील पूछी तो फकीर ने बताया, कल रात मंदिर के पास वाले पुराने गोदाम में मैंने कुछ लोगों को नशे की बड़ी डील करते देखा। उनके चेहरे और ठिकाने मुझे याद हैं। शुरुआत में तारा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन एहतियातन उन्होंने अपने एक पुराने मरीज और भरोसेमंद पुलिस अफसर इंस्पेक्टर आर्यन सिंह से जिक्र कर दिया। अगले ही दिन इंस्पेक्टर ने चौंकाने वाली खबर सुनाई, डॉक्टर साहिबा, जिस गोदाम की जानकारी आपने दी थी वहां छापा मारा गया और वाकई एक बड़ा नशा तस्करी का गिरोह पकड़ा गया। भारी मात्रा में मादक पदार्थ बरामद हुए हैं। यह सुनकर तारा स्तब्ध रह गईं। उन्हें समझ नहीं आया कि एक साधारण भिखारी को
इतने बड़े नेटवर्क की जानकारी कैसे हो सकती है? तारा ने ठान लिया कि अगले दिन वह खुद मंदिर जाकर फकीर से सारी बात पूछेंगी। सुबह वह मंदिर पहुंची और देखा कि फकीर वैसे ही चबूतरे पर बैठा हुआ था जैसे कभी कुछ हुआ ही न हो। तारा उसके पास बैठी और धीरे से पूछा, तुमने यह सब इतनी सटीक जानकारी कैसे दी? सच सच बताओ, तुम कौन हो? फकीर ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम जी, मैं वही हूं जो दिखता हूं, लेकिन इस शहर की हर गलियों और रहस्यों को मैं अच्छे से जानता हूं, शायद आपसे भी बेहतर। उसकी बातों में छुपा हुआ रहस्य तारा को उलझाए जा रहा था। इसके बाद कई दिनों तक फकीर शहर के अलग अलग इलाकों में हो रहे अपराधों की जानकारी देते रहे और हर बार उसकी दी हुई खबरें बिल्कुल सही साबित हुईं। धीरे धीरे तारा ने उसे साधारण भिखारी के रूप में देखना बंद कर दिया। वह जान चुकी थीं कि इसके पीछे कोई गहरी वजह है, लेकिन यह भी समझ रही थीं कि दबाव डालने पर शायद वह कभी सच न बताए। इसलिए उन्होंने धीरे धीरे उसे समझने का फैसला किया। इस तरह उनके बीच एक खामोश रिश्ता बन गया, न खैरात का, न सिर्फ सहानुभूति का, बल्कि एक अजीब सा ताल्लुक। तारा अब उसे पैसे नहीं देती थी, बस उसके साथ बैठकर बातें करती। फकीर कभी कभार ऐसी बातें करता जो तारा को मधव की याद दिला देती थी। एक दिन उसने कहा, मैडम जी, याद है आप कहती थीं कि मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर चाय पीने का मजा ही कुछ और है। ये सुनकर तारा का दिल जैसे रुक गया। ये बात तो उन्होंने सिर्फ मधव से कही थी। खुद को संभालते हुए उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ बात टाल दी, लेकिन दिल में सवाल गूंजते रहे। एक रात जब वह अस्पताल से लौट रही थीं, बारिश तेज थी और सड़क सुनसान। अचानक उनकी गाड़ी बंद हो गई। तारा घबरा गईं। चारों ओर अंधेरा और सुनापन था। तभी फकीर अचानक प्रकट हुआ, जैसे पहले से जानता हो कि उन्हें मदद की जरूरत है। उसने गाड़ी चेक की और कुछ ही लम्हों में स्टार्ट कर दी। उसने कहा, मैडम जी, इतनी देर रात अकेले बाहर ना निकलें। यह शहर जितना सीधा दिखता है उतना नहीं है। उस रात तारा ने उसे अपने घर बुलाया। पहले फकीर ने मना किया, लेकिन तारा के आग्रह पर वह मान गया। घर पर खाने की मेज पर बैठे हुए फकीर ने एक निवाला लिया और धीरे कहा, यह खाना, यह जायका मुझे पुरानी यादों में ले जा रहा है। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह शांत रही। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। अगली सुबह उन्होंने फैसला किया कि पहले फकीर की असली पहचान जाननी होगी। उन्होंने अपने पुराने मित्र और फ्रांसीसी विशेषज्ञ विवेक सिंह से संपर्क किया और उसे वह तस्वीर भेजी जो उन्होंने चुपचाप फकीर की ली थी। विवेक ने तस्वीर ध्यान से देखी और कहा, तारा, यह चेहरा मुझे कहीं से जान पहचान लगता है, लेकिन फिलहाल मैं यकीन से कुछ नहीं कह सकता। अगर तुम उसे कोई कपड़े या इस्तेमाल की हुई चीजें दे सको तो मैं डीएनए टेस्ट करके पता लगा सकता हूँ। ये सुनकर तारा उलझन में पड़ गई। वह सीधे शाम पर शक जाहिर नहीं करना चाहती थी। अगर उसे लगे कि वह उसकी निगरानी कर रही है तो वह हमेशा के लिए गायब हो सकता था। थोड़ी सोच विचार के बाद उन्हें एक योजना सूझी। कुछ दिन बाद तारा ने शाम को अपने घर बुलाया और नरमी से कहा, शाम, मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत करो। अगर तुम चाहो तो मेरे घर के पिछले हिस्से में एक कमरा है, वहां तुम रह सकते हो। शाम, जिसने अपने असली नाम के बजाय यह नाम बताया था, पहले तो हिचकिचाया, लेकिन तारा की सच्चाई और विश्वास ने उसे मन बदलने पर मजबूर कर दिया। वह आखिरकार मान गया। अब शाम तारा के घर के पिछले हिस्से में छोटे से कमरे में रहने लगा। दिन भर वह मंदिर के पास फकीर वाले अंदाज में बैठता और शाम को चुपचाप लौट आता। एक दिन तारा ने उससे पूछा, शाम, जब मैं तुम्हें सब कुछ दे सकती हूँ तो फिर तुम रोज मंदिर क्यों जाते हो? शाम ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैडम जी, मंदिर मेरी दुनिया है। वहीं सब कुछ दिखाई देता है, वहीं सब कुछ सुनाई देता है। उसके इस जवाब में गहरा रहस्य छुपा था। एक रात जिसे समझने के लिए सिर्फ दिल की नजरें काफी थीं। कुछ दिन बाद तारा को अस्पताल से इमरजेंसी कॉल आया। शहर की मशहूर फार्मा कंपनी के गोदाम में आग लग गई थी। तारा का दिल धक से रह गया। यही वह जगह थी जहां कुछ हफ्ते पहले शाम की दी हुई जानकारी पर पुलिस ने छापा मारा था। वह तुरंत इंस्पेक्टर आर्यन को फोन करने लगी। इंस्पेक्टर ने बताया, डॉक्टर साहिबा, आग में सब कुछ जल गया, लेकिन कुछ कागजात सुरक्षित रहे। उनमें एक तस्वीर मिली है, एक आदमी की, जो हूबहू मधव जैसा लगता है। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत वह तस्वीर अपने पास रख ली और रात भर उसे घूरती रही। तस्वीर के पीछे लिखा था, मधव 2022 फार्मा डील। यह शब्द जैसे उसके अंदर झंझावात पैदा कर रहे थे। क्या यह सच में मधव है? क्या वह जिंदा है? लेकिन कैसे? आखिर उसकी लाश भी तो पहचान ली गई थी। पूरा रात तारा नींद से वंचित रही। शक, उम्मीद और खौफ सब मिलकर उनके मन में तूफान मचा रहे थे। अगली सुबह तारा मंदिर गईं ताकि शाम से बात कर सकें,
लेकिन वह वहां नहीं था। उन्होंने शहर भर में उसे ढूंढा, लेकिन शाम कहीं दिखाई नहीं दिया, जैसे हवा में मिल गया हो। उसकी गैर मौजूदगी ने तारा को परेशान कर दिया। मगर जब वह रात को घर लौटी तो देखा शाम उनके घर के बाहर बैठा हुआ था। उसकी हालत पहचानने लायक नहीं थी। चेहरा थका हुआ, कपड़े फटे और शरीर पर धूल और मिट्टी जमी हुई थी। गुस्से में तारा ने कहा, कहाँ थे तुम? मैंने तुम्हें पूरे शहर में ढूंढा। शाम ने नजरें झुकाकर धीमी आवाज में कहा, मैडम जी, मुझे कुछ जरूरी काम था, आप फिक्र मत करें। अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन तारा का मन अभी भी सवालों में उलझा हुआ था। उसने तय किया कि सीधे पूछना ठीक नहीं होगा, इसलिए नरमी से पूछा, शाम, क्या तुम इस फार्मा कंपनी के बारे में जानते हो? शाम ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर नजरें झुकाते हुए बोला, मैडम जी, इस शहर में कौन नहीं जानता उन्हें, बहुत ताकतवर लोग हैं। तारा को महसूस हुआ कि यह सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि किसी बड़े सच की तरफ इशारा था। उसका दिल कह रहा था कि शाम कुछ छुपा रहा है और वह रहस्य मधव से जुड़ा है। कुछ दिनों बाद तारा ने खुद गोदाम की आग की पूरी रिपोर्ट मंगवाई। उसे पता चला कि आग कोई दुर्घटना नहीं थी, यह जानबूझकर लगाई गई थी। जिस शकटी शख्स को आग से पहले उस इलाके में देखा गया, उसकी शक्ल उस तस्वीर वाले आदमी से मिलती जुलती थी। इंस्पेक्टर आर्यन ने शाम पर नजर रखने की व्यवस्था की। उन्होंने बताया, डॉक्टर साहिबा, शाम रोज मंदिर जाता है, लेकिन रात में वह मंदिर के पास के पुराने खंडहर में छुपता है और वहां कुछ संदिग्ध लोगों से मिलता है। तारा ने खुद उस खंडहर का मुआयना किया। वहां पुराने कागजात मिले, जिनमें फार्मा कंपनी के गैर कानूनी समझौते, काले कारोबार और अंदरूनी नीतियों का पूरा विवरण था। लेकिन सबसे हैरतअंगेज चीज थी, खंडहर में मिले कागजातों के नीचे एक पुराना खत दबा हुआ था, जिस पर मिट्टी जमी हुई थी। जब तारा ने वह खत खोला तो उस पर सिर्फ एक ही पंक्ति लिखी थी, मधव, तुम्हें सच छुपाना होगा। यह पढ़ते ही तारा के हाथ कांपने लगे। क्या मधव सच में जिंदा है या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? तारा सोचने लगी कि क्या सीधे फार्मा कंपनी के मालिक से बात करे या पहले शाम से उसके सच का पता लगवाए। उस रात तारा ने शाम को अपने घर बुलाया। जैसे ही वह कमरे में आया, तारा ने गोदाम में मिली तस्वीर उसके सामने रख दी। उसकी आवाज सख्त हो गई, ये तुम हो? शाम, सच बताओ, तुम कौन हो? शाम ने तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर उसकी आंखों में अजीब सी चमक आई और उसने धीरे कहा, मैडम जी, कुछ सवालों के जवाब सिर्फ वक्त ही देता है, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। इस जवाब पर तारा को गुस्सा आ गया। शाम, मैं डॉक्टर हूं और मुझे सच जानने का पूरा हक है। अगर तुमने अभी सब कुछ नहीं बताया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। शाम ने मुस्कुराते हुए सर हिलाया। अगर आप मुझे पुलिस के हवाले करेंगी तो आप वह सच कभी नहीं जान पाएंगी जो आपके मधव से जुड़ा है। इस पर तारा के दिल में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। फिर शाम ने झुककर एक पता बताया। फार्मा कंपनी के मुख्य दफ्तर के तहखाने में एक खुफिया कमरा है, जहां सारे गैर कानूनी दस्तावेज और सबूत छुपाए गए हैं। तारा ने तुरंत अपने पुलिस मित्र इंस्पेक्टर आर्यन को सूचना दी। रात में पुलिस ने छापा मारा और तहखाने में जो मिला वह देखकर सभी हैरान रह गए। गोदाम में मिली भारी मात्रा में नशा और दवाओं, काले धन के हिसाब किताब और दर्जनों नकली दस्तावेजों में एक नाम बार बार उभर रहा था, मधव वर्मा। फार्मा कंपनी के कई उच्च पदस्थ कर्मचारी गिरफ्तार कर लिए गए। फिर भी तारा का मन शांति से नहीं भर रहा था। उसके दिल में शक अभी भी जिंदा था। इस बीच शाम और भी रहस्यमय हो गया था। वह कभी रात भर गायब रहता और सुबह ऐसे लौट आता जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक अजीब तरह की शांति थी, जैसे उसने किसी बड़े सवाल का जवाब पा लिया हो। एक दिन तारा ने तय किया कि वह शाम से दोबारा बातचीत करेगी, पर इस बार उसने कोई सवाल नहीं पूछा। बस देखा कि वह खामोश बैठा है और उसके चेहरे पर एक अजीब सुकून छाया हुआ है। उसी शाम तारा ने अपने मित्र और फ्रांसीसी विशेषज्ञ विवेक सिंह को फोन किया। डीएनए टेस्ट के नतीजों के बारे में पूछते हुए उसने कहा। विवेक ने जवाब दिया, 2 दिन में परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन अगर यह वही शख्स निकला है जिसका तुम्हें शक है तो ये सारी कहानी बदल जाएगी। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसी रात एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ गहरी दमकती हुई आवाज थी, डॉक्टर तारा, आप सच के करीब हैं, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शाम को मत छेड़िए, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। कॉल अचानक कट गई। तारा की उंगलियां कांप उठीं। अब उसे साफ हो गया कि शाम कोई साधारण फकीर नहीं, बल्कि किसी बड़े रहस्य का हिस्सा है। लेकिन अब पीछे लौटने का रास्ता नहीं था। उसे शाम की हरकतों और रात की गतिविधियों का पता लगाना जरूरी था। वह जानती थी कि शाम हर रात किसी अंधेरी गली की ओर जाता,
मंदिर से निकलकर खंडहर की तरफ, जहां दिन में दिखाई न देने वाले लोग उससे मिलते थे। तारा ने ठान लिया कि अब वह उसका पीछा करेगी। उसने तुरंत इंस्पेक्टर आर्यन से संपर्क किया और एक योजना बनाई। तारा ने खुद से कहा, अब रुकना नामुमकिन है, चाहे सच कितना भी खतरनाक क्यों न हो। मैं मधव का चेहरा देखना चाहती हूँ, या तो वह जिंदा है या उस रहस्य के पर्दे में छुपा हुआ है। शाम की हरकतें, उसकी रहस्यमय आवाज, उसके चेहरे की गंभीरता, सब कुछ अब तारा को बड़े सच की ओर खींच रहा था। लेकिन जो सबसे बड़ा सच तारा अभी तक नहीं जानती थी, वह यह था कि शाम असल में उनके पति मधव वर्मा थे। 2 साल पहले जिनकी मौत सड़क हादसे में हुई मानी गई थी, वह महज एक साजिश थी। मधव असल में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और उसी फार्मा कंपनी के लिए काम करते थे जिसके खिलाफ शाम लगातार मोर्चा खोल रहा था। मधव को पता चल गया था कि कंपनी नशे की तस्करी, मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त है। उन्होंने इन अपराधों को बेनकाब करने का निर्णय लिया, लेकिन कंपनी के मालिक सौरभ मल्होत्रा ने मधव को रास्ते से हटाने की साजिश रची। मधव किसी तरह बच निकले और अब उन्होंने अपने रूप में शाम बनकर उस रहस्य की तह तक पहुंचने का फैसला किया। अपनी जान बचाने के लिए मधव को अपनी मौत का नाटक करना पड़ा। उसने शहर की भीड़ से दूर जाकर अंडरवर्ल्ड में पनाह ली और खुद को भिखारी के रूप में ढाल लिया। मंदिर के बाहर बैठना, चुपचाप सब कुछ देखना और सिर्फ तारा को रोज एक झलक देना, यही उसकी नई जिंदगी बन गई थी। उसने सोचा, अगर वह सामने आया तो सौरभ उसे तो मार ही देगा और तारा भी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए मधव अब शाम के रूप में हर कदम सोच समझ कर रखता और तारा की मदद से धीरे धीरे उस काले कारोबार की जड़ें हिलाना शुरू कर दिया। एक रात तारा और इंस्पेक्टर आर्यन ने शाम का पीछा किया। वह मंदिर से उठा और शहर की तंग गलियों की ओर बढ़ा। बार बार पीछे मुड़कर देखने लगा, जैसे किसी का पीछा हो। काफी देर बाद वह एक पुराने जले हुए गोदाम के पास रुका, वही जहां कुछ हफ्ते पहले आग लगी थी। तारा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या यही वह जगह है जहां मधव की तस्वीर मिली थी? क्या शाम यहां कुछ खास खोजने आया है? आर्यन ने इशारा किया कि वह छुपकर गोदाम के पीछे जाए। वहां एक लंबा पतला आदमी धीरे से शाम से बात कर रहा था। चेहरे पर घनी दाढ़ी, पर बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थीं। उसने शाम को एक छोटा पैकेट सौंपा और तेजी से गलियों में गायब हो गया। आर्यन ने तारा से कहा, हमें वह पैकेट देखना होगा, हो सकता है इसमें कोई सबूत हो। लेकिन तारा की नजरें शाम पर जमी थीं। वह अंदर चला गया और अंधेरे में किसी कोने में बैठ गया। कुछ देर बाद जब तारा और आर्यन अंदर गए तो वहां जली हुई लकड़ी और रासायनिक बदबू फैली हुई थी। शाम एक पुरानी मेज पर बैठा पैकेट खोलकर कुछ कागजात और एक यूएसबी ड्राइव देख रहा था। तारा और आर्यन सब कुछ दूर से देख रहे थे। अचानक शाम ने कुछ तस्वीरें जला दी। तारा हिल गई। क्या वह सबूत मिटा रहा था या कुछ ऐसा था जिसे वह छुपाना चाहता था? आर्यन ने धीरे कहा, अभी बात नहीं करनी चाहिए, शायद वह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, हमें और सबूत चाहिए। तारा ने सर हिलाया, लेकिन दिल उलझ गया था। शाम की हर हरकत, उसकी खामोशी और हर नजर अब मधव की याद दिला रही थी। वह जानती थी कि सच के सामने आने का वक्त अब बहुत करीब है। अगली सुबह तारा ने मामूली अंदाज में शाम से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वह हमेशा की तरह चुप रहा। चुपचाप नाश्ता किया और फिर कमरे में चला गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शाम की यह परासरार खामोशी तारा के दिल को खटकने लगी। एक रात जब वह कमरे में आई तो देखा कि शाम सो चुका है। उसने गौर किया कि वही यूएसबी ड्राइव उसकी जेब में अभी भी थी, जिसे वह गोदाम से लेकर आया था। तारा ने आहिस्ते से ड्राइव निकालकर अपने लैपटॉप की तरफ बढ़ी, हर कदम बेहद सावधानी से। यूएसबी ड्राइव में कई फाइलें थीं, कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स, कुछ तस्वीरें और एक वीडियो। तारा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिचकिचाना छोड़ा। सबसे पहले उसने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग चलाई। सुनाई दी 2 पुरुषों की आवाजें। एक आवाज सौरभ मल्होत्रा की थी, जिसे तारा पहले किसी चैरिटी इवेंट में देख चुकी थी। दूसरी आवाज किसी अजनबी शख्स की थी, जो किसी खुफिया प्रोजेक्ट का जिक्र कर रहा था। साहब, अगर यह फाइल बाहर चली गई तो सब खतरे में हैं। वह सॉफ्टवेयर वाला बहुत कुछ जानता है, पहली आवाज में चेतावनी थी। सौरभ ने जवाब दिया, फिक्र मत करो, वह अब हमारे रास्ते में नहीं है, लेकिन एहतियात जरूरी है। तारा का दिल धड़क रहा था। क्या यह सॉफ्टवेयर वाला वही मधव था? फिर उसने तस्वीरें खोली। उनमें सौरभ और उसके साथी गोदाम में नशे की चीजों की पैकिंग करते दिख रहे थे। लेकिन एक आखिरी तस्वीर ने तारा को हिला दिया। उसमें एक शख्स खड़ा था, चेहरा धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें और चाल मधव जैसी थीं। तस्वीर के नीचे लिखा था 2022। अब तारा ने वीडियो चलाया।
स्क्रीन पर सौरभ किसी शख्स से कह रहा था, तुमने जो कहा वह किया, लेकिन याद रखना अगर धोखा दिया तो तुम्हारी बीवी को भी नहीं छोड़ेंगे। शख्स ने जवाब दिया, मैं वादा करता हूं सब करूंगा, लेकिन मेरी बीवी को इससे दूर रखो। तारा की सांसें रुक गईं। वह आवाज ये तो शाम की थी, लेकिन वह सौरभ से क्यों बात कर रहा है? उसे मेरा नाम कैसे पता चला? उसका दिमाग जैसे ठहर गया। क्या शाम वाकई मधव है? और अगर हां, तो वह सौरभ के सामने क्यों है? तारा ने यूएसबी ड्राइव चुपचाप शाम की जेब में वापस रख दी। उसका दिल कह रहा था कि शाम पर अब पूरी तरह भरोसा नहीं रहा, लेकिन वहीं उसके अंदर एक सच्चाई की हिम्मत भी दे रहा था। धीरे धीरे सब स्पष्ट हो गया। शाम यानी मधव अंदर से ही इस खतरनाक नेटवर्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अपनी मौत का नाटक रचकर वह इसे अंजाम दे रहा था। और अब जबकि तारा सच के करीब पहुंच गई थी, शाम उसे हर मुमकिन हद तक बचाने की कोशिश कर रहा था। मगर दूसरी ओर सौरभ को भी शाम पर शक होने लगा था। उसने अपने लोगों को सतर्क कर दिया और शाम पर नजर रखने का आदेश दे दिया। अगले दिन विवेक सिंह का फोन आया। तारा, डीएनए टेस्ट के नतीजे आ गए हैं, लेकिन फोन पर नहीं बता सकता। फौरन मेरे ऑफिस आ जाओ। तारा ने शाम को कुछ नहीं बताया। वह तेजी से तैयार हुई और विवेक के ऑफिस की ओर रवाना हुई। वहां विवेक ने उसे एक लिफाफा थमाया और कहा, ये नतीजे तुम्हारी जिंदगी बदल सकते हैं, बहुत ध्यान से पढ़ना। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसका फोन बजा। इंस्पेक्टर आर्यन की घबराई हुई आवाज थी, तारा, तुम तुरंत वहां से निकलो। शाम को कुछ लोग उठाकर ले गए हैं। मुझे शक है कि यह सौरभ के आदमी हैं। तारा का दिल जैसे डूबने लगा। तारा ने लिफाफा तुरंत अपनी जेब में रख लिया और बिना एक पल गवाए गाड़ी में बैठकर निकल पड़ी। शाम की रहस्यमय खामोशी अब तारा के दिल को लगातार छेड़ रही थी। हर हल्का हाव भाव, हर नजर और हर खामोश लम्हा उसे मधव की याद दिला रहा था। सच अब उसके सामने साफ था। शाम दरअसल उसका पति मधव वर्मा ही था। वही मधव जिसे 2 साल पहले एक हादसे में खो गया समझा गया था, असल में जिंदा था और सौरभ मल्होत्रा की खतरनाक साजिश के खिलाफ अकेले लड़ रहा था। फार्मा कंपनी जिसका मालिक सौरभ था, न केवल नशे और काले धन का धंधा चला रही थी, बल्कि मधव की जान लेने की भी कोशिश कर चुकी थी। मगर मधव बच निकले और अपनी मौत का नाटक रचकर शाम के रूप में गुमनामी में छुप गए। वह मंदिर के बाहर इसलिए बैठते थे ताकि दूर से तारा को देख सकें। वह जानते थे कि अगर वह सामने आए तो सौरभ उन्हें और तारा दोनों को खत्म कर देगा। इसलिए मधव यानी शाम चुपचाप अपनी पहचान छुपाए कंपनी के अंदरूनी राज इकट्ठा कर रहा था और अंततः उन्हें बेनकाब करने के बेहद करीब पहुंच गया था। लेकिन अब सौरभ को उस पर शक हो चुका था। उसने शाम को अगवा कर शहर के बाहर एक सुनसान वीरान कारखाने में ले जाकर बंद कर दिया। उस वक्त बारिश जोरों पर थी, आसमान बिजली की चमक से गूंज रहा था और हर चीज खौफनाक लग रही थी। तारा इंस्पेक्टर आर्यन के साथ कारखाने पहुंची। आर्यन ने पिस्तौल निकाली और उसे पीछे रहने का इशारा किया, लेकिन तारा ने साफ कहा, मुझे शाम को देखना है, उसे बचाना है। कारखाने के अंदर शाम एक कुर्सी से बंधा हुआ था। सौरभ उसके सामने खड़ा था। तंजिया हंसी उछालते हुए, तो सोचा हमें धोखा देगा? अब बता, असल में कौन है तू? वही सॉफ्टवेयर वाला ना? मधव यानी शाम चुप रहा। उसने बस सौरभ की आंखों में आंखें डाली, जैसे उसकी आत्मा तक झांक रहा हो। तभी दरवाजा जोर से खुला। आर्यन पुलिस टीम के साथ अंदर घुस आए। हाथ ऊपर सौरभ, तुम्हारी चालें अब खत्म हो चुकी हैं। गुंडों ने हथियार उठाए, लेकिन पुलिस की भारी नफरी देखकर पीछे हट गए। तारा दौड़ती हुई शाम के पास पहुंची, उसकी रस्सी खोली और कांपती आवाज में पूछा, शाम तुम ठीक हो? शाम ने पहली बार उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और सुकून दोनों झलक रहे थे। मैडम जी, आज आपने मुझे बचा लिया। हमेशा मैं ही दूसरों को बचाने की कोशिश करता रहा। सौरभ को हथकड़ी लगी। आर्यन ने तारा को समझाया, इस शख्स ने जो जानकारी दी, तस्वीरें, यूएसबी और हिम्मत दिखाई, उसी ने इस सारे नेटवर्क को बेनकाब किया। बाहर बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ हो रहा था। तारा ने धड़कते दिल से जेब से वह लिफाफा निकाला जो विवेक सिंह ने उसे दिया था। कारखाने की सीढ़ियों पर खड़ी होकर उसने लैब रिपोर्ट खोली और सच के करीब पहुंचने की पहली झलक देखी। कागज पर साफ लिखा था, डीएनए मैच 99.9%। मधव वर्मा के हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। सामने वही शख्स खड़ा था जो अब शाम नहीं बल्कि असली मधव था। तारा उसके पास बढ़ी, हाथ थामा और धीरे धीरे बोली, ये तुम हो ना मेरे मधव? मधव ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में नमियां छा गईं। मैं कभी चला ही नहीं गया था। हर रोज मंदिर के बाहर बैठकर तुम्हें देखता रहा। तुम्हारी एक मुस्कान मुझे जिंदा रखती थी। तारा ने उसे कसकर गले लगा लिया। बरसों का दर्द, डर और जुदाई उस एक पल में बह गया। कुछ हफ्तों बाद
मंदिर की सीढ़ियों पर दोनों साथ बैठे थे। माधव अब साफ सुथरे कपड़ों में था, अपनी असली पहचान में, मगर वही आंखें, वही मोहब्बत। तारा ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अब क्या होगा? माधव ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, अब बस नई शुरुआत। इस बार कोई झूठ नहीं, कोई छुपाव नहीं, सिर्फ हम और सच। मंदिर की घंटियों की मधुर गूंज चारों ओर फैल रही थी, मानो हर एक ध्वनि उनके दिलों के तारों को छू रही हो। सुबह की हल्की सुनहरी धूप उनके चेहरे पर पड़ रही थी, उनके बालों की हर लट में चमक बिखेर रही थी और उनकी आंखों में वर्षों का इंतजार और अब मिलने की खुशी झलक रही थी। हवा में फूलों और मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी, साथ ही हल्की बारिश की बूंदों की ताजगी भी थी। समय मानो खुद को रोककर उनके लिए खड़ा हो गया हो। हर सांस, हर पल, हर आवाज उन्हें एक दूसरे में डूबा रही थी। अर्जुन और सनिया की धड़कनें जैसे एक ही ताल में मिल गई थीं। सालों की दूरी और दर्द अब इस एक पल में समाप्त हो गया। वे चुपचाप एक दूसरे को निहार रहे थे, शब्द कम पड़ गए थे और मौन ही उनके प्यार की गहराई बयान कर रहा था। यह सिर्फ एक मिलन नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी, जहां कोई डर, कोई झूठ, कोई अतीत का बोझ नहीं, सिर्फ सच्चाई, भरोसा और अपार मोहब्बत थी। धीरे धीरे सूरज की पहली किरणें मंदिर के गलियारों में फैलने लगीं। हर किरण उनके चारों ओर सुनहरी रोशनी बिखेर रही थी, जैसे ब्रह्मांड खुद उन्हें आशीर्वाद दे रहा हो। पक्षियों की हल्की चहचहाहट, हवा में पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ उनके लिए एक नई दुनिया का स्वागत कर रहा था। अर्जुन ने सनिया का हाथ कसकर थामा और धीरे से कहा, अब हम साथ हैं और कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। सनिया की आंखों में आंसू थे, मगर उनकी मुस्कान में सारी परेशानियां और अकेलापन घुल गया था। वे दोनों धीरे धीरे मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे रहे, समय को भूलकर बस एक दूसरे के साथ होने का एहसास लेते हुए। यह क्षण उनके जीवन की सबसे प्यारी याद बन गया, एक याद जो हमेशा उनके दिलों में जिंदा रहेगी और हर नई सुबह उन्हें यह एहसास दिलाएगी कि प्यार, सच्चाई और भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में हैं और आपको ऐसी रोमांचक और दिलचस्प स्टोरीज लाना चाहिए। इसके साथ ही अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोग भी इस रोमांचक कहानी का मजा ले सकें। कौन जानता है, शायद कोई आपका दोस्त या परिवार का सदस्य भी इस कहानी को देखकर चौंक जाए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना भी न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली हर नई और रोमांचक स्टोरी सबसे पहले देख सकें। याद रखिए, आपका एक क्लिक, चाहे वह लाइक हो, शेयर हो या सब्सक्राइब, हमारे लिए बहुत मायने रखता है। यही आपकी प्रेरणा हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए उत्साहित करती है। तो चलिए इस कहानी का आनंद लें और हमें बताइए कमेंट सेक्शन में कि आपको यह कहानी कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए और भी रोमांचक कहानियां ला सकें।